जब मैं अपनी वाइफ के अंडरवेयर धो रहा था, तब मेरी नज़र उसके क्रॉच वाले पार्ट पर पड़े एक अजीब से पीले बर्न मार्क पर गई। क्यूरियस होकर मैंने उसे नाक के पास ले जाकर स्मेल की और उसमें तेज सिगरेट स्मोक की बदबू आ रही थी। लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने कभी उसके अंडरवेयर पर सिगरेट की आश गिराई हो, और मेरी वाइफ तो स्मोक भी नहीं करती। मैं वही जाम सा गया। मेरे हाथ में अंडरवेयर था और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। तभी मेरे फोन पर उसका मैसेज आया, प्रोजेक्ट का शेड्यूल कंप्लीट करना है, आज रात लेट हो जाएगी, मेरा वेट मत करना, तुम रेस्ट कर लेना। सच बताऊं तो उसकी ये जॉब भी मैंने ही लगवाई थी। वो एक एनिमे कंपनी में असिस्टेंट के रूप में काम करती थी। पहले ये काफ़ी रिलैक्स जॉब थी, लेकिन कुछ दिनों से वो लगातार ओवरटाइम कर रही थी और बहुत लेट घर आ रही थी। मैं हमेशा सोचता था कि शायद इंडस्ट्री का नॉर्मल वर्कलोड होगा, लेकिन आज सिगरेट की वो स्मेल देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ का पानी डाल दिया हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मैंने उससे रिप्लाई किया, तुम किस ऑफिस में ओवरटाइम कर रही हो? मैं आकर तुम्हें पिक कर लेता हूँ। उसने तुरंत मना कर दिया, जरूरत नहीं, ऑफिस बहुत मेसी है और पता नहीं कब तक काम खत्म होगा। उसका मैसेज पढ़ते ही मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और सीधा उसकी कंपनी पहुंच गया। पूरे बिल्डिंग में सिर्फ थर्ड फ्लोर की लाइट्स जल रही थी। ऊपर से हल्की सी हंसी और बातों की आवाज आ रही थी। मैं सीधा ऊपर नहीं गया। मैंने उसे फोन किया, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, इतनी रात को अकेली जाना सेफ नहीं है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। तुम सच में आ गए? मैं अभी बिजी हूं, तुम घर चले जाओ। कॉल कट होते ही मेरा दिल और भी ज्यादा डूब गया। मैं चुपके से इमरजेंसी एग्जिट में छुप गया और देखने लगा। कुछ ही देर बाद मेरी वाइफ एक ग्रे सूट पहने हुए आदमी के साथ बाहर निकली, और अगले ही पल दोनों एक लग्जरी कार के सामने खड़े होकर एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। उस वक्त मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। मेरा शक बिल्कुल सही था। उसने हमारे रिश्ते को धोखा दे दिया था। मेरा मन कर रहा था कि वहीं जाकर दोनों को बुरी तरह पीट दूं, लेकिन तभी मैंने उस आदमी को हंसते हुए कहते सुना, तुम्हारा वो सीधा साधा हस्बैंड काफी क्लिंगी है ना? मेरी वाइफ हंसी और बोली, उसका नाम मत लो, बहुत इरिटेटिंग है। याद है पिछली बार उसका फोन आया था और हम फिर भी नहीं रुके थे? कितना एक्साइटिंग था ना? आदमी मुस्कुराकर बोला, तो फिर एक और राउंड हो जाए। वो शर्मा कर हंस पड़ी। तब उस आदमी का चेहरा लाइट में आया और मैं उसे पहचान गया। ये कोई और नहीं, बल्कि मेरी वाइफ की कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर चैन था। एक शादीशुदा आदमी जो इंडस्ट्री मैगजीन्स में अक्सर दिखाई देता था। उन दोनों को पति पत्नी की तरह क्लोज देखकर मेरा सर दर्द से पटने लगा, लेकिन गुस्से के बावजूद मैंने खुद को रोक लिया। अगर मैं अभी बाहर निकलता तो बस एक तमाशा बनता। मुझे एविडेंस चाहिए था, ऐसा प्रूफ जो उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दे। मैंने चुपचाप पे फोन निकाला और उन दोनों की हर हरकत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। लग्जरी कार धीरे धीरे हिल रही थी और मैं दूर खड़ा बस कड़वी हंसी हंसा। मैं दिन रात मेहनत करता था, सिर्फ इसलिए कि उसे एक सुकून भरी जिंदगी दे सकूं। 2 लाख युआन का डाउन पेमेंट जोड़ने के लिए मैंने कितनी मुश्किलें झेली। तब जाकर हमने घर खरीदा और शादी की। लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर ही वो मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ थी। फोन में रिकॉर्ड हुई वीडियो देखते हुए मेरे चेहरे पर एक ठंडी सी स्माइल आ गई। वांग शाओ यू, थ्रिल ढूंढने की भी एक कीमत होती है, और मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। रात के लगभग 2 बजे शाओ यू घर वापस आई। वो धीरे से बेड पर लेटी। उसके कपड़ों से सिगरेट स्मोक और परफ्यूम की मिली जुली स्मेल आ रही थी। मैं आंखें बंद करके उसकी सांसें सुनता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार पार्किंग लॉट वाला सीन चल रहा था। उस वक्त मुझे समझ आ गया था,
गुस्से में रिएक्शन देना सबसे सस्ता इमोशन होता है। मुझे बदला लेना था, लेकिन प्लानिंग के साथ। अगली सुबह मैंने हमेशा की तरह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। टोस्ट, फ्राइड एग और एक ग्लास सोय मिल्क। मैं नॉर्मल आवाज में बोला, कल रात बहुत लेट तक काम किया था, आज थोड़ा और रेस्ट कर लो। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। नहीं, आज डायरेक्टर मुझे एक क्लाइंट से मिलवाने ले जा रहे हैं। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। मैं मुस्कुराया और बोला, अच्छी बात है, इसका मतलब मैनेजमेंट तुम पर ट्रस्ट करती है। मैं फ्रूट काटने लगा। नाइफ कटिंग बोर्ड पर एकदम रिदम के साथ चल रही थी, जैसे मेरे दिमाग में भी एक डेंजरस प्लान तैयार हो रहा हो। उसके ऑफिस जाते ही मैं काम पर नहीं गया। मैंने एनुअल लीव ले ली। कंप्यूटर ऑन करके मैंने सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की। उसके बाद मैं अपने एक पुराने क्लासमेट से मिला, जो एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। उसने मेरी पूरी बात सुनने के बाद कुछ देर तक चुप रहकर पूछा, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? एक बार ये रास्ता चूज किया तो फिर वापस नहीं आ सकते। मैंने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। जिस दिन मुझे सच पता चला था, उसी दिन वापस मुड़ने का रास्ता खत्म हो गया। उसने कहा, लीगल तरीके से मैं तुम्हारी सिर्फ 3 चीजों में हेल्प कर सकता हूं। पहला, उसकी डिलीट हुई चैट हिस्ट्री रिकवर करूंगा। दूसरा, चेन के पब्लिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकालूंगा। और तीसरा, उसकी कंपनी की शेयर होल्डर स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करूंगा। इससे ज्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैं हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इतना ही काफी है। एक हफ्ते बाद शाओयू ने बताया कि उसे एक इंडस्ट्री सेमिनार अटेंड करना है। 3 दिन और 2 रात का ट्रिप था। मैं बिल्कुल नॉर्मल हस्बैंड की तरह उसका लग्जस पैक करने लगा। लेकिन पैकिंग के दौरान मैंने चुपके से उसके सूटकेस की लाइनिंग के अंदर एक माइक्रो जीपीएस ट्रैकर छुपा दिया। और अब असली गेम शुरू होने वाला था। उसने आते ही मेरे गले में बाहें डाल दी और प्यार से बोली, हब्बी, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आई, उसकी गर्दन से वही मेंस कोलोन की स्मेल आ रही थी जो चैन हमेशा लगाता था। मैंने बस प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, जैसे किसी ऐसे इंसान को तसल्ली दे रहा हूं जिसका फैसला पहले ही हो चुका हो। जैसे ही वो घर से निकली, मैंने ट्रैकिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर जो रेड डॉट दिख रहा था, उसने मेरा शक और पक्का कर दिया। वो सेमिनार के लिए बुक किए गए 4 स्टार होटल में नहीं थी, बल्कि लगभग 30 किलोमीटर दूर एक लग्जरी रिजॉर्ट विला में चेक इन कर चुकी थी, जहां एक रात का किराया ही 4,800 युआन था। इतना महंगा रिजॉर्ट तो उसकी सैलरी से अफोर्ड करना नामुमकिन था। मैंने तुरंत सारे लोकेशन डेटा के स्क्रीनशॉट्स सेव कर लिए। उसके बाद मैंने एजी के भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स खोलने शुरू किए। चेन एन के बारे में जितना पढ़ा, उतना ही ज्यादा हैरान होता गया। उसका क्रिएटिव डायरेक्टर का टाइटल सिर्फ नाम का था। असली डिसीजन मेकिंग टीम तो किसी और सिटी में बैठी थी। वो सिर्फ ब्रांच ऑफिस की इमेज बनाए रखने के लिए एक शो पीस था। और सबसे बड़ी बात, उसे ये पोजीशन सिर्फ एक वजह से मिली थी, उसकी वाइफ सू युआन की वजह से। सू युआन के फादर लोकल बिल्डिंग मटेरियल्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे। कंपनी के लगभग 7% बिजनेस उनके फैमिली कनेक्शंस की वजह से आते थे। इंडस्ट्री में चेन एन की रेपुटेशन भी बिल्कुल खराब थी। कभी एम्प्लॉयज के प्रोजेक्ट बोनस खा जाता था, कभी फेक ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाता था, और कभी कंपनी के रिजर्व फंड्स स्टॉक मार्केट में लगा देता था। लेकिन सबसे ज्यादा आयरन वाली बात यह थी, सोशल मीडिया पर फैमिली वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये आदमी पिछले 2 साल से अपनी वाइफ से अलग रह रहा था। और उनके सेपरेशन एग्रीमेंट में साफ लिखा था, अगर चैन दोबारा अफेयर करता पकड़ा गया तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर से उसे बहुत बड़ा सेटलमेंट भी देना पड़ेगा। ये सब एविडेंस देखकर
मेरे चेहरे पर पहली बार सच्ची वाली स्माइल आ गई। श्याओ यू को लग रहा था कि उसने जिंदगी में बहुत बड़ा सहारा पकड़ लिया है, लेकिन उसे क्या पता, जिस ब्रांच पर वो बैठी है वो अंदर से पहले ही साड़ चुकी है। 3 दिन बाद श्याओ यू अपना सूटकेस लेकर घर वापस आ गई, लेकिन इस बार उसके गले में एक नया वुल्गारी नेकलेस चमक रहा था। वो एक्साइटमेंट से बोली, इस ट्रिप से मुझे बहुत फायदा हुआ। डायरेक्टर चेन ने मुझे और भी इन्वेस्टर से मिलवाया। मैं मुस्कुराया और बोला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उसका फोन उठाया। फोटोज देखते देखते मैंने जानबूझकर रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर खोल दिया। अंदर कुछ डिलीट की हुई फोटोज अभी भी थंबनेल्स के रूप में दिख रही थी। उनमें श्याओयू और चेन विला के स्विमिंग पूल के पास एक साथ खड़े थे। फोटोज डिलीट जरूर हो चुकी थी, लेकिन उनके सबूत अभी भी बचे हुए थे। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबरा कर बोली, क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल नॉर्मल बनकर बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारी प्रोफेशनल फोटोज देख रहा था। अंदर ही अंदर मैंने उन फोटोज के टाइम स्टैम्प्स याद कर लिए, और वो बिल्कुल उसी वक्त के थे जब उसने मुझे कहा था कि वो मीटिंग्स अटेंड कर रही है। अगली सुबह नीचे बिल्डिंग में मेरी मुलाकात पड़ोस वाली आंटी ली से हो गई। उनकी बेटी भी श्याओयू की कंपनी में अकाउंटेंट थी, और गॉसिप करना उनकी पुरानी आदत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, श्याओ झांग, लगता है तुम्हारी वाइफ की प्रमोशन होने वाली है। मैंने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों? वो बोली, मेरी बेटी बता रही थी कि तुम्हारी वाइफ और डायरेक्टर चेन आजकल बहुत क्लोज हो गए हैं। पिछले हफ्ते दोनों प्राइवेट बिजनेस ट्रिप पर भी गए थे। ऑफिस में लोग काफी बातें कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, श्याओ यू सिर्फ काम कर रही है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जैसे ही आंटी वहां से गई, मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब तो ये लोग अपना अफेयर छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। उसी दिन मैं अपने लॉयर दोस्त डेलियो से मिला। वो डिवोर्स केसेस का काफी मशहूर वकील था। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने मुझे चाय का कप दिया और बोला, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें 3 काम करने होंगे। सबसे पहले, उसके अफेयर का पक्का एविडेंस। दूसरा, तुम दोनों की सारी जॉइंट प्रॉपर्टी और एसेट्स का कंप्लीट रिकॉर्ड। और तीसरा, ये समझना कि इस सिचुएशन में उसका असली एटीट्यूड और बॉटम लाइन क्या है। मैंने कहा, एविडेंस मैं कलेक्ट कर रहा हूं, और एसेट्स की बात करें तो घर हमने 1 साल पहले ही खरीदा था। 8 लाख युआन का डाउन पेमेंट मेरे पेरेंट्स ने दिया था। मॉर्टगेज मेरे नाम पर है। घर का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। उसकी सैलरी तो लगभग पूरी की पूरी उसके खुद के खर्चों में चली जाती है। दिलीव ने तुरंत कहा, तो फिर जल्दी करो। अगर इस बीच उसने कोई बड़ा खर्चा किया या एसेट्स छुपाने की कोशिश की, तो उसका प्रूफ तुरंत सिक्योर कर लेना। उसने मेरे लिए एक डिटेल्ड चेकलिस्ट बना दी। बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी डीड की कॉपीज, चैट हिस्ट्री, नोटराइजेशन डॉक्यूमेंट्स, और ऐसे ही टोटल 17 जरूरी चीजें। वीकेंड पर श्याओ यू ने कहा कि हमें उसके पेरेंट्स के घर डिनर के लिए जाना है। मैं 2 बॉक्सेस प्रीमियम टी और एक मसाज मशीन गिफ्ट के रूप में लेकर उनके घर पहुंच गया। जैसे ही हम अंदर गए, उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, अरे श्याओ झांग, इतने सारे गिफ्ट्स लाने की क्या जरूरत थी? डिनर के दौरान वो बार बार इशारों में बातें करने लगी। पहले उन्होंने कहा कि आजकल यंग लोगों पर कितना प्रेशर रहता है। फिर किसी और लड़की का एग्जाम्पल दिया, जिसे शादी में 6,07,000 युआन का ब्राइड प्राइज मिला था। उसके बाद वो बोली, वैसे भी श्याओ यू की इनकम अब काफी बढ़ गई है। तुम दोनों को एक नई कार ले लेनी चाहिए। इतनी पुरानी गाड़ी में क्लाइंट से मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं बस चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाता रहा, और उनकी बातों में हाँ मैं हाँ मिलाता रहा। जी, आप सही कह रही है। मौका मिला तो जरूर सोचेंगे। अगले साल बोनस आते ही हम नई कार ले लेंगे। जैसे ही हम वहां से निकलने लगे, श्याओ यू का छोटा भाई श्याओबिंग मेरे पास आया और धीरे से बोला, जीजू, मैं एक
बबल टी शॉप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास स्टार्टअप कैपिटल थोड़ी कम है। क्या आप मुझे 50,000 युआन उधार दे सकते हो? मैं 6 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। मैं मुस्कुराया और बोला, इस बारे में पहले अपनी दीदी से बात कर लो। घर के पैसे तो वही मैनेज करती है। मैंने बड़ी आसानी से बात शाओयू के ऊपर डाल दी। उसने मुझे गुस्से से देखा और तुरंत मुझे वहां से लेकर निकल गई। घर वापस आते वक्त शाओयू खुद ही बोली, शाओबिंग की बातों का बुरा मत माना, वो कभी नहीं सुधरेगा। पैसे उसके लिए हमेशा कम पड़ते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन शाओयू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो तुम सबसे पहले क्या करती? वो हैरान होकर बोली, आज अचानक ये सवाल क्यों? मैं धीरे से बोला, बस शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी है। वो काफी देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, मैं अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो खोलना चाहती हूँ। एक इंडिपेंडेंट डिजाइनर बनना चाहती हूँ। किसी के मूड के हिसाब से काम ना करना पड़े और रोज रोज ओवर टाइम भी ना करना पड़े। फिर उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, लेकिन उसके लिए कम से कम 5 लाख युआन का स्टार्टअप कैपिटल चाहिए। मैं मुस्कुराया और बोला, एक दिन जरूर आएगा। ये कहकर मैंने उसे हल्का सा किस किया, लेकिन उस वक्त मेरा दिल बिल्कुल ठन्ना पड़ चुका था। अब मुझे समझ आ गया था, वो पहले ही अपनी नई जिंदगी की प्लानिंग कर चुकी थी और उस सपने को पूरा करने के लिए वो मेरे ही पैसे इस्तेमाल करना चाहती थी। एक दिन मैंने काम का बहाना बनाया और शाओयू की कंपनी के नीचे वाले लॉ फर्म में पहुंच गया। मुझे पता चला कि इसी लॉ फर्म का कनेक्शन शू युआन के फैमिली बिजनेस से भी था, यानी चेन एन की वाइफ के फैमिली से। एक ब्रोकर की मदद से मैंने शू युआन के पर्सनल लॉयर लॉयर जो से अपॉइंटमेंट ले ली। हम दोनों एक प्राइवेट टी रूम में मिले। बैठते ही मैंने बिना वक्त गवाए अपना फोन उनके सामने रख दिया। स्क्रीन पर श्याओ यू और चेन की रिजॉर्ट विला वाली फोटो खुली हुई थी। मैं बोला, ये फोटो मैंने उसके क्लाउड बैकअप से रिकवर की है। थोड़ी ब्लडी है, लेकिन दोनों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। लॉयर जो का सीरियस चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। फिर उन्होंने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं शांत आवाज में बोला, मुझे सिर्फ वो वापस चाहिए जो मेरा है, और चेन एन को उसके किए की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने फोटो को ध्यान से देखा, फिर मेरी तरफ देखा। हम लगभग 1 घंटा तक बात करते रहे। आखिर में लॉयर जू ने फोटो की एक कॉपी रख ली और मुझे यकीन दिलाया कि जब सही वक्त आएगा, शू युआन की तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा और हम दोनों एक ही वक्त पर वार करेंगे। उसके बाद मैंने पिछले 6 महीनों के शाओ यू के बैंक स्टेटमेंट्स निकालवाए। जैसे मुझे शक था, वैसे ही हुआ। 3 महीने पहले से हर महीने उसके अकाउंट में 20,000 युआन ट्रांसफर हो रहे थे। हर ट्रांजैक्शन के मेमो में लिखा था, रेड प्रोजेक्ट बोनस। लेकिन जब मैंने कंपनी के ऑफिशियल बोनस रिकॉर्ड्स चेक किए, उस लिस्ट में शाओ यू का नाम ही नहीं था। सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब पता चला कि इसी पैसे से उसने डिजाइनर बैग्स और महंगी ज्वेलरी खरीदी थी और घर आकर रोज मुझसे कहती थी, सैलरी बहुत कम है, मुझे हायर पेइंग जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैंने सारे बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट कर लिए और हर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैं हाउसिंग मैनेजमेंट ब्यूरो गया। वहां से मैंने हमारे घर के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स निकलवाए। मेरी किस्मत अच्छी थी, घर सिर्फ मेरे नाम पर रजिस्टर्ड था। जब हमने घर खरीदा था, तब शाओयू ने खुद ही कहा था, इतना पेपर वर्क करने का क्या फायदा, तुम ही साइन कर दो। उस वक्त मुझे लगा था वो मुझ पर भरोसा करती है, लेकिन अब सोचता हूं शायद तभी से वो अपनी निकलने की प्लानिंग कर रही थी। उस रात जब शाओयू घर आई, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी।
वो हंसते हुए बोली, अभी कंपनी एक नया बिजनेस शुरू कर रही है। डायरेक्टर चेन ने कहा है कि मैं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। सिर्फ 3 लाख युआन इन्वेस्ट करने पर मुझे 5% शेयर्स मिलेंगे। अगले साल डिविडेंड से हमारा पैसा कम से कम डबल हो जाएगा। मैं शांत रहकर बोला, 3 लाख युआन? हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? वो बिना सोचे बोली, तो घर पर सेकंड मॉर्टगेज ले लेते हैं। मार्केट भी अच्छा चल रहा है। आराम से 8 लाख युआन का लोन मिल जाएगा। 3 लाख इन्वेस्ट कर देंगे, बाकी पैसे से नई कार भी ले लेंगे और घर भी रेनोवेट कर लेंगे। वो हमारे फ्यूचर के इतने खूबसूरत सपने दिखा रही थी और मेरी वेद की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। अब मुझे सब समझ आ गया था। इनका प्लान सिर्फ मेरा घर तोड़ना नहीं था। ये लोग मेरी जिंदगी का आखिरी पैसा तक निकलवाना चाहते थे। मैं धीरे से बोला, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मुझे थोड़ा सोचने दो। वो तुरंत बोली, इसमें सोचना क्या है? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। डायरेक्टर चेन ने ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरे लिए होल्ड करके रखी है। अगले 3 दिन तक उसकी बेचैनी और लालाच हर बात में साफ दिखने लगी। मैं उसके एक्साइटमेंट से चमकते चेहरे को देखता रहा और अंदर ही अंदर सिर्फ एक ही एहसास था, दुख। आखिर मैंने कहा, ठीक है, कल बैंक जाकर लोन के बारे में पूछ लेता हूं। ये सुनते ही वो खुशी से मेरे गले लग गई। उसने मेरे गाल पर एक किस किया और बोली, यू आर द बेस्ट। मैं नहा कर आती हूं। जैसे ही वो बाथरूम में गई, मैंने तुरंत अपने गाल को जोर जोर से साफ करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं लाओ जांग के रिकमेंड किए हुए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलने निकल पड़ा। वो लगभग 50 साल का आदमी था। वो आदमी देखने में बिल्कुल आम सा लग रहा था, जैसे सड़क पर चलने वाला कोई भी मिडिल एज्ड आदमी। उसने शांत आवाज में कहा, मिस्टर जोंग, 3 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैंने उसे चेन एन की कार का लाइसेंस प्लेट नंबर दिया। साथ ही वो सारी जगह भी बता दी जहां वो इकसार शाओ यू के साथ जाता था। एनवेलप लेते हुए लाओ जोंग धीरे से मुस्कुराया और बोला, ऐसे लोग बहुत देखे हैं मैंने। फिक्र मत कीजिए, मैं इतनी गहराई से इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि उसके अंडरवेयर का कलर तक पता लगा दूंगा। उसके बाद मैं शाओ यू की कंपनी की रिसेप्शनिस्ट शाओ मे से मिला। वो मेरी कजिन की क्लोज फ्रेंड थी और पहले भी मुझे इशारे में शाओ यू पर नजर रखने को कह चुकी थी। वो धीरे से बोली, मिस्टर जोंग, मुझे गॉसिप करना पसंद नहीं है, लेकिन शाओ यू और डायरेक्टर चेन के बारे में कंपनी में लगभग सबको पता है। उसने बताया कि चेन अक्सर क्लाइंट से मीटिंग का बहाना बनाकर शाओ यू को बाहर ले जाता था। कभी दोपहर को निकलते और अगले दिन से पहले ऑफिस वापस ही नहीं आते। ऑफिस के अंदर भी दोनों खुलेआम फ्लर्ट करते थे। एक बार तो पैंट्री में किस करते हुए क्लीनिंग लेडी ने उन्हें पकड़ लिया था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी, पिछले हफ्ते डायरेक्टर चेन ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि शाओ यू को डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर बनाया जाएगा, जबकि वो पोजीशन असल में सिस्टर ल्यू को मिलनी चाहिए थी। सिस्टर ल्यू पिछले 8 साल से कंपनी में काम कर रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, अपर मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलती? शाओ मे ने सिर हिलाकर कहा, कौन हिम्मत करेगा। डायरेक्टर चेन हेडक्वार्टर से भेजा गया है और सुना है उसकी वाइफ का फैमिली बहुत पावरफुल है। शाओ मे के जाने के बाद मैं काफी देर तक कैफे में अकेलता बैठा रहा। बाहर सड़कों पर भीड़ थी। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी की रेस में भाग रहा था। किसी की मंजिल रोशन थी और किसी की अंधेरों से भरी। 3 दिन बाद लाओ जोंग ने मुझे डॉक्यूमेंट से भरा एक मोटा फोल्डर दिया। वो हंसी दबाते हुए बोला, ये चेन आन भी कमाल का आदमी निकला। इसके कम से कम 4 और औरतों के साथ अफेयर्स चल रहे हैं। कंपनी के पैसे चुराकर मकाऊ में
गैम्बलिंग करता रहा। अब 2 मिलियन युआन से भी ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। एक जगह से पैसा लेकर दूसरी जगह का कर्ज चुकाता है। बस किसी तरह जिंदा है। फोल्डर के अंदर कसिनो के सीसीटीवी स्क्रीनशॉट्स थे। लोन शार्क्स के कॉन्ट्रैक्ट्स की फोटोज थीं और उसके गैम्बलिंग एडिक्शन के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी थे। फिर लाओ जाओ ने मेरी तरफ देखकर कहा, और तुम्हारी वाइफ भी काम नहीं है? वो आजकल एक डिवोर्स लॉयर से कंसल्ट कर रही है। उसने पूछा है कि हस्बैंड की शादी से पहले वाली प्रॉपर्टी में वाइफ का कितना हिस्सा मिल सकता है, और अगर वाइफ अफेयर करे तो प्रॉपर्टी डिवीजन पर उसका क्या असर पड़ता है। फिर उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, मिस्टर जोंग, जितनी जल्दी हो सके एक्शन लीजिए। उनकी चैट हिस्ट्री देखकर लगता है कि अगले महीने डिवोर्स फाइल करने वाले हैं। वो इररेकंसाइलेबल डिफरेंसेस का रीजन देकर डिवोर्स मांगेगी, घर का आधा हिस्सा भी मांगेगी, और ऊपर से इमोशनल डिस्ट्रेस कॉम्पनसेशन की डिमांड भी करेगी। मैं धीरे से बोला, अगले महीने। समझ गया। मैंने उसकी पूरी पेमेंट की, फोल्डर को जोर से पकड़ा और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। धूप बहुत तेज थी, लेकिन मुझे सिर्फ ठंड महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर मैंने सारे एविडेंस को कैटेगराइज में अरेंज करना शुरू किया। कैटेगरी 1, शाओ यू और चेन एन के अफेयर के सबूत, फोटोज, वीडियोज और होटल बुकिंग रिकॉर्ड्स। कैटेगरी 2, चेनान के फाइनेंशियल क्राइम्स, कंपनी के पैसे की चोरी, गैम्बलिंग, लोन शार्क्स के रिकॉर्ड्स और उसके अकाउंट्स की डिटेल्स। कैटेगरी 3, शाओ यू की एसेट ट्रांसफर की प्लानिंग, बैंक स्टेटमेंट्स और डिवोर्स लॉयर के कंसल्टेशन रिकॉर्ड्स। कैटेगरी 4, शाओ यू के फैमिली के पैसे निकालवाने की साजिश, वॉइस रिकॉर्डिंग्स और चैट हिस्ट्रीज। मैंने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपीज बनाई, एक लॉयर झो के लिए, एक डेलियू के लिए और एक अपने पास रख ली। उसके बाद मैंने 2 जरूरी काम किए। सबसे पहले मैं बैंक गया, अपने सारे एटीएम और बैंकिंग पासवर्ड्स बदल दिए और अकाउंट से लगभग सारे पैसे निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए। सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस अकाउंट में छोड़ा। यह सब डेलिया की लीगल एडवाइस के मुताबिक था, ताकि अगर कोई जानबूझकर एसेट्स ट्रांसफर करने की कोशिश करे तो उससे पहले ही सब सिक्योर हो जाए। दूसरा काम, मैंने घर के दरवाजों और खिड़कियों के पास हिडन कैमरास इंस्टॉल कर दिए। अगर वो लोग कोई ड्रामा करना चाहते थे तो मैं उनके लिए सबसे बड़ा स्टेज तैयार कर चुका था। कुछ दिन बाद शाओ यू ने फिर कहा कि हमें उसके पेरेंट्स के घर जाना है। इस बार उसका छोटा भाई शाओ बिंग सीधा मुद्दे पर आ गया। वो बोला, जीजू, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। हमें जल्दी से घर खरीदकर शादी करनी पड़ेगी। अभी के लिए मुझे 3 लाख युआन उधार दे दो, चाहे इसे मेरी फ्यूचर ब्राइड प्राइस का एडवांस ही मान लो। उसकी बात खत्म होते ही शाओ यू के पेरेंट्स भी उसकी साइड लेने लगे। मैं शांत रहकर बोला, 3 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। घर जाकर देखना पड़ेगा कि कार्ड्स में कितने पैसे बचे हैं। तब उसकी माँ तुरंत बोली, इसमें देखने की क्या बात है? तुम्हारा घर तो मार्केट में लगभग 4 मिलियन युआन का है। उस पर कुछ लाख का मॉर्गेज लेना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? उस पल मुझे सब कुछ समझ आ गया। ये फैमिली हमेशा से मुझे सिर्फ एक ही नज़र से देखती थी, एक चलती फिरती एटीएम मशीन की तरह। उनके लिए मैं हमेशा से सिर्फ एक पर्सनल एटीएम था। वो मेरी जिंदगी की आखिरी बूंद तक निकल लेना चाहते थे। मैं शांत होकर बोला, वैसे भी मॉर्गेज लेने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों के साइन चाहिए होते हैं। फिर मैंने श्याओयू की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? अब उसके पास बीच का रास्ता निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो तुरंत बोली, अभी इस बारे में बाद में बात करते हैं। श्याओबिंग, 3 लाख युआन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। इतने पैसे तुरंत अरेंज नहीं किए जा सकते। लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, उसका सब्र अब टूटने लगा था।
उस रात पहली बार श्याओ यू ने खुद फ्यूचर की बात छेड़ी। वो धीरे से बोली, "हब्बी, अगर मेरा मतलब, अगर कभी फ्यूचर में हम दोनों अलग हो गए, तो क्या तुम मुझे घर का आधा हिस्सा दे दोगे?" मैं हैरान बनकर बोला, "अचानक ये सवाल क्यों?" वो मुस्कुराते हुए बोली, "बस, आजकल न्यूज़ में रोज़ डिवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं। कपल्स घर के लिए कितनी लड़ाई करते हैं। अगर कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ।" मैं उसकी बात काट कर बोला, "फिक्र मत करो, मैं कभी तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा।" ये सुनते ही उसने चैन की सांस ली। वो मेरी तरफ पीट करके सो गई। लेकिन मैं सुबह की पहली किरण निकलने तक छत को घूरता हुआ जागता रहा। अगले दिन मैं, दिलीव और लॉयर जो की एक सीक्रेट मीटिंग हुई। लॉयर जो बोले, सुयुआन की तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। चेनान के गैम्बलिंग, एम्बेजलमेंट और फाइनेंशियल क्राइम्स के पूरे सबूत हमारे पास हैं। साथ ही उसके सेपरेशन अग्रीमेंट तोड़ने का भी सॉलिड प्रूफ है। हम कभी भी उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। दिलीव ने भी कहा, मेरी तरफ से डिवोर्स पेपर्स भी पूरी तरह रेडी है। अब तक के एविडेंस के हिसाब से हम शाओयू पर सीरियस मैरिटल मिसकंडक्ट का केस बना सकते हैं। हम डिमांड करेंगे कि वो बिना कुछ लिए घर से निकले और इमोशनल डिस्ट्रेस कंपनसेशन भी क्लेम करेंगे। मैं उनकी बात सुनकर बोला, एक मिनट, उनका असली टारगेट पैसे है। फिर मैंने उन दोनों के सामने अपना पूरा प्लान रख दिया। मेरी बात सुनने के बाद दोनों काफी देर तक चुप बैठे रहे। आखिर दिलीव ने पूछा, क्या तुम पक्का ये सब करना चाहते हो? रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं शांत आवाज में बोला, मैं इस दिन का बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद मैं खुद शाओयू के पास गया और बोला, मैंने मॉर्गेज वाली बात के बारे में सोच लिया है। ये अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा ना मिले। मैं बैंक से बात कर चुका हूं। हम सेकंड मॉर्गेज लेकर लगभग 1.2 मिलियन युआन तक लोन ले सकते हैं। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो एक्साइटमेंट से बोली, सच? तो 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे और 2 लाख मेरे भाई को घर के लिए दे देंगे। परफेक्ट, मैं धीरे से बोला। लेकिन बैंक की एक कंडीशन है। लोन का पर्पस क्लियर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का पैसा सीधा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं। इसलिए डायरेक्टर चेन से कहना एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे। वो तुरंत खुशी खुशी मान गई। उसी दिन वो रात तक ऑफिस में रुकी। मुझे अच्छी तरह पता था वो चेनान के साथ अगला प्लान बना रही है। अगले दिन शाओयू एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर घर आई। मैंने कॉन्ट्रैक्ट खोला। सिर्फ एक नजर देखते ही समझ गया, ये पूरा फ्रॉड था। कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल सिर्फ 5 लाख युआन था, लेकिन इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन युआन मांगा जा रहा था। डिविडेंड के क्लॉजेस बिल्कुल क्लियर नहीं थे और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सारी जिम्मेदारी सिर्फ इन्वेस्टर पर डाली गई थी। मैं शांत रहकर बोला, इस कॉन्ट्रैक्ट को पहले लॉयर से चेक करवाना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त इन्वेस्टमेंट लॉ का एक्सपर्ट है, कल उसे दिखा देता हूं। शाओयू तुरंत बोली, अरे बॉस, चैन हमें थोड़ी ना चीट करेंगे। उनके ससुराल का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। मैं मुस्कुराकर बोला, खून के रिश्तों में भी हिसाब किताब साफ रखा जाता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट की फोटो खींचकर डिलीव को भेज दी। कुछ ही देर बाद उसका रिप्लाई आया, सिर्फ 4 शब्द, फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट, सॉलिड एविडेंस। एक हफ्ते बाद श्याओ यो बहुत एक्साइटेड होकर घर आई। वो बोली, चेन अन ने कंपनी के मेजर शेयर होल्डर से मीटिंग फिक्स कर दी है। सिटी के सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब में मीटिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम अच्छे से रेडी होना और अच्छा इंप्रेशन बनाना।
मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिक्र मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। वो बड़े ध्यान से अपने कपड़े चूज कर रही थी। मिरर के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही थी। उस देखते ही मुझे 1 साल पहले का दिन याद आ गया, जब हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उस दिन भी उसने इसी तरह सजने में बहुत वक्त लगाया था। तब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा था, "हब्बी, हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे ना?" और आज मुझे समझ आ गया था, उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ 1 साल की थी। प्राइवेट क्लब का वीआईपी रूम इतना लग्जूरियस था कि आंखें चुन दिया जाए। चेन अन पहले से ही वहां मौजूद था। वो मुस्कुराकर बोला, "आप ही मिस्टर जैंग है ना? श्याओ यो हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है। कहती है आप बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट इंसान हैं।" वहां दो और मिडिल एज्ड आदमी भी बैठे थे। उन्होंने खुद को कंपनी के शेयर होल्डर्स बताया, लेकिन बाद में लाओ झांग ने बताया ये दोनों असल में डेली वेज एक्टर्स थे, जिन्हें चेन अन ने लेबर मार्केट से सिर्फ 500 युआन देकर हायर किया था। चेन अन ने हाथ बढ़ाया। मैं मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। बॉस चेन, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। श्याओ यू से सुना है आप उसका बहुत ख्याल रखते हैं। चेन अन हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। श्याओ यू हमारी कंपनी की सबसे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज में से एक है। डिनर के दौरान चेन अन लगातार कंपनी के ब्राइट फ्यूचर के सपने दिखाता रहा। वो बोल रहा था कि उनकी कंपनी को बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलने वाला है और इन्वेस्टमेंट पर कम से कम 300% रिटर्न मिलेगा। पूरे डिनर के दौरान मैं भी उसका साथ देता रहा, सही वक्त पर सवाल पूछता और ऐसा दिखाता रहा जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। जबकि श्याओ यू पूरे वक्त चेन अन के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। बैंक के मैनेजर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, आपके घर की करंट मार्केट वैल्यू लगभग 4.2 मिलियन युआन है। इस हिसाब से सेकंड मॉर्गेज के थ्रू मैक्सिमम 1.26 मिलियन युआन का लोन अप्रूव हो सकता है। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट हमारी तरफ बढ़ा दिया। शाओयू ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और पेजेस पलटने लगी। उसे उन मुश्किल फाइनेंशियल टर्म्स का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र 1.26 मिलियन युआन के अमाउंट पर पड़ी, उसके होंठों पर खुशी की मुस्कान आ गई। वो मेरी तरफ देखकर बोली, हब्बी, साइन कर दो। मैंने शांत रहकर सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, फिर अपना नाम साइन कर दिया। उसके बाद शाओयू की बारी आई। उसने बिना 1 सेकंड सोचे तुरंत साइन कर दिया। पेपर पर चलती हुई उस पेन की आवाज मुझे किसी फासले के काउंटडाउन जैसी लग रही थी। सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद बैंक मैनेजर वांगली बोला, लोन की अमाउंट 3 वर्किंग डेज के अंदर अकाउंट में ट्रांसफर करती जाएगी। बैंक से बाहर निकलते ही शाओयू ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, हब्बी, अब हमारी अच्छी जिंदगी शुरू होने वाली है। मैं बस धीरे से बोला, हाँ, बहुत जल्दी। उस रात शादी के बाद सिर्फ तीसरी बार शाओयू खुद किचन में गई और 4 डिशेस और एक सूप बनाया। डिनर के वक्त वो बार बार मेरी प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। वो खुश होकर बोली, डिविडेंड मिलते ही सबसे पहले कार चेंज करेंगे। इस बार वही बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे जो तुम्हें पिछली बार पसंद आई थी। उसके बाद यूरोप ट्रिप पर चलेंगे। तुम हमेशा स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे ना? मैं सर झुकाकर चुपचाप खाना खाता रहा। बस कभी कभी हाँ में सर हिला देता। खाना खत्म होने के बाद उसने पहली बार खुद बर्तन भी धोए, फिर जल्दी से ब्रश किया, फेस वॉश किया और बेड पर आकर खुद ही मेरे करीब आकर लेट गई। वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन मैंने थकान का बहाना बनाकर मना कर दिया। उसके चेहरे पर नाराजगी तो थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं अच्छी तरह जानता था, उसका ये अचानक प्यार, उसकी ये केयर, सब कुछ उस 1.26 मिलियन युआन की वजह से था। जिस दिन लोन का पैसा अकाउंट में आया, चेन आन ने हमें कंपनी बुलाया।
फॉर्मल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन करने के लिए। कंपनी हाईटेक डिस्ट्रिक्ट के एक ऑफिस बिल्डिंग की 12वीं फ्लोर पर थी। ऑफिस का डेकोरेशन बहुत ही लग्जूरियस था, लेकिन अंदर मुश्किल से कुछ एम्प्लॉयज नजर आ रहे थे। हमें देखते ही चेनान मुस्कुराया। ब्रदर, वेलकम, आइए। फिर उसने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमारे सीएफओ बॉस लियू है। मैं उस आदमी को देखते ही पहचान गया। ये वही आदमी था जो प्राइवेट क्लब में फेक शेयर होल्डर बनकर बैठा था। उसने एक मोटा कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ध्यान से क्लॉजेस पढ़ने शुरू किए। पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से ये थोड़ा प्रोफेशनल जरूर लग रहा था, लेकिन असली जाल वही था। एक बार इन्वेस्टमेंट का पैसा कंपनी में चला गया तो कंपनी बैंकरप्ट हुए बिना उस पैसे को कभी वापस नहीं निकाला जा सकता था। मैं कॉन्ट्रैक्ट बंद करके बोला, बॉस चेन, ये पैसा मेरी और मेरी वाइफ की पूरी जिंदगी की कमाई है। एक क्लॉज और ऐड कर दीजिए। अगर 1 साल के अंदर प्रॉमिस्ड 50% डिविडेंड नहीं मिला तो हमें इन्वेस्टमेंट वापस लेने का हक होगा। ये सुनते ही चेन आन का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर मुस्कुराने लगा। ब्रदर, आप बेकार में टेंशन ले रहे हो। जिस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर हम साइन करने वाले हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन 400% से भी ज्यादा है। आपके डिविडेंड्स एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा होंगे। तब श्याओयू भी बीच में बोल पड़ी, हबी, डायरेक्टर चेन हमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। मैं उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में लगभग भीख मांगने जैसी बेचैनी थी। उस पल मुझे उस पर थोड़ी दया आ गई। उस लग रहा था कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस हासिल कर रही है, जबकि असल में वो हर कदम के साथ अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। मैंने पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। उसके बाद बैंकिंग ऐप खोला और कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए कंपनी अकाउंट में सीड है 1 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही ट्रांसफर सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आया, चेनान के चेहरे की मुस्कान पहली बार बिल्कुल असली लग रही थी। वापस घर जाते वक्त श्याओयू पूरे रास्ते गाना गुनगुनाती रही। फिर अचानक बोली, बाकी के 2,07,000 युआन मेरे भाई को दे देते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड के घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। मैं शांत होकर बोला, ठीक है, लेकिन उसे एक आईओयू लिखना होगा। खून के रिश्तों में भी हिसाब साफ होना चाहिए। वो तुरंत बोली, आईओयू की क्या जरूरत है? वो मेरा सगा भाई है। मैं मुस्कुराकर बोला, इसीलिए तो जरूरत है। बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसने मुंह बना लिया, लेकिन इस बार उसने बहस नहीं की। उसके दिमाग में तो ये पैसा पहले ही उसका हो चुका था। उसके बाद मैं सारे नए एविडेंस लेकर देलियू के ऑफिस पहुंच गया। ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वॉइस रिकॉर्डिंग्स। अब मेरी एविडेंस चेन पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी थी। देलियू ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब हम ऑफिशियली डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। मैं धीरे से बोला, मुझे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। देलियो कुछ देर सोचकर बोला, तो फिर क्रिमिनल केस के साथ सिविल कॉम्पेंसेशन भी फाइल करते हैं। चेनान ने फेक प्रोजेक्ट के नाम पर इन्वेस्टमेंट लेकर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड किया है। अमाउंट भी मिलियंस में है। पुलिस आसानी से केस रजिस्टर कर लेगी और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो श्याओ यू अपने ही हस्बैंड के साथ फ्रॉड करने की अकॉम्प्लिस बन जाएगी। मैं चुपचाप फाइल को देखने लगा। मेरी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक आखिरी काम करना है। उसी दिन मैंने खुद श्याओयू के पूरे फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया और इस बार मैंने सिटी के एक हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट को चुना। मैंने 2 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए हैं। मैंने 207,000 युआन ट्रांसफर कर दिए हैं। आईओयू भी साथ लेकर आया हूं। शाओबिंग, पहले इस पर साइन कर दो। शाओबिंग ने पेन उठाया। पैसे मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आई ओयू पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। वो बोला, जीजू, आप सच में मुझसे आईओयू साइन करवाओगे?
उसी वक्त शाओयू के फादर बोले, अरे शाओजांग अगर साइन करने को कह रहा है तो कर दो। वैसे भी हम सब एक ही फैमिली है। क्या वो तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाएगा? मजबूरी में शाओबिंग ने अपना नाम साइन कर दिया। शाओयू की माँ तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। वो बार बार मेरी प्लेट में खाना डाल रही थी और बोली, शाओजांग, मुझे पहले दिन से पता था कि तुम बहुत काबिल लड़के हो। हमारी शाओयू कितनी लकी है जो उसकी शादी तुमसे हुई। मैं चुपचाप शाओयू की तरफ देखने लगा। वो सर झुकाए अपने फोन पर लगातार मैसेज टाइप कर रही थी। मुझे बिना देखे ही समझ आ गया। वो ये खुशखबरी चेन आन को भेज रही थी। उसी रात लगभग 2 बजे मुझे लाओजांग का नया अपडेट मिला। चेन एन माकाओ के कैसीनो में एक और 8 लाख युआन हार चुका था। लोन शार्क सब सीधा उसके पीछे पड़ चुके थे। उस हर हाल में वो 1 मिलियन युआन चाहिए था जो मैंने इन्वेस्ट किया था। लगभग उसी वक्त लॉयर झो का भी मैसेज आया। सु युआन के फैमिली ने ऑफिशियली चेन एन को लीगल नोटिस भेज दिया था। नोटिस में लिखा था, 1 हफ्ते के अंदर उसे 2.15 मिलियन युआन की एम्बजल्ड अमाउंट वापस करनी होगी, वरना उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया जाएगा। अब वक्त आ चुका था। 1 हफ्ते बाद शाओयू की कंपनी अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मना रही थी। सिटी के एक 5 स्टार होटल का पूरा बैंक्वेट हॉल बुक किया गया था। शाओयू इस इवेंट के लिए पूरे हफ्ते एक्साइटेड थी। उसने मुझे भी नए शूज और ज्वेलरी खरीदने के लिए साथ घसीट लिया। वो खुशी से बोली, आज रात कंपनी के सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स और इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आएंगे। डायरेक्टर चेन ने कहा है कि वो सबके सामने मेरी डेप्यूटी मैनेजर की प्रमोशन अनाउंस करेंगे। बैंक्वेट वाली रात शाओयू ने सिल्वर कलर का बैकलेस गाउन पहना हुआ था। उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था। वो मेरा हाथ पकड़कर हॉल के अंदर गई। स्टेज पर क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में चेन एन स्पीच दे रहा था। सूट और लेदर शूज में वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो टीम का शुक्रिया अदा कर रहा था, कंपनी के ब्राइट फ्यूचर के सपने दिखा रहा था और हर कोई जोर जोर से तालियां बजा रहा था। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को यह नहीं पता था कि इस शरीफ चेहरे के पीछे कितना गंदा सच छुपा हुआ है। स्पीच खत्म होने के बाद चेन आन मुस्कुराया और बोला, अब मैं स्टेज पर अपनी स्पेशल असिस्टेंट मिस शाओ यू को बुलाना चाहता हूं। आज रात उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। ये सुनते ही शाओ यू ने खुशी से अपना मुंह ढक लिया। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर उसे स्टेज पर जाने का इशारा किया। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ गई। चेन आन बोला, मिस शाओ यू कंपनी में ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन उनकी एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन दोनों ही आउटस्टैंडिंग रहे हैं। मैनेजमेंट के अप्रूवल के बाद आज से इन्हें डिजाइन डिपार्टमेंट का डिप्टी मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। ये सुनते ही खुशी के मारे श्याओ यू की आंखों में आंसू आ गए। वो एक्सेप्टेंस स्पीच देने ही वाली थी कि अचानक बैंक्वेट हॉल के बड़े दरवाजे जोर से खुल गए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सब लोग एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। 2 पुलिस ऑफिसर्स अंदर आए। उनमें से एक ने जोर से पूछा, चेन एन कौन है? चेन एन हैरान होकर बोला, मैं हूं, क्या बात है? पुलिस ऑफिसर ने सीधा जवाब दिया, आप पर कंपनी के फंड्स की एम्बेजलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड का शक है। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। दोनों ऑफिसर्स ने आगे बढ़कर चेन एन को दोनों तरफ से पकड़ लिया। स्टेज पर खड़ी श्याओयू बिल्कुल जाम सी गई। उसके हाथ में पकड़ा बुके जमीन पर गिर गया। वो शौक में देखती रही जब पुलिस ने चेन एन को हैंडकफ्स पहना दिए। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था। मैं धीरे से अपनी सीट से खड़ा हुआ, पॉकेट से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और सीधा स्टेज पर चढ़ गया। मैं कंट्रोल कंसोल के पास गया, यूएसबी कंप्यूटर में लगाई। अगले ही पल हॉल की बड़ी स्क्रीन पर फोटोज चलने लगी। रिजॉर्ट विला में चेन एन और श्याओयू की इंटीमेट फोटोज, उनकी क्लोज वीडियोज और वीचैट पर भेजे गए रोमांटिक मैसेजेस। सब कुछ बिना किसी सेंसर के सबके सामने चलने लगा। पूरा हॉल हंगामा बन गया। श्याओयू चीख पड़ी, बंद करो, अभी के अभी बंद करो। ये सब झूठ है। वो भागकर कंट्रोल कंसोल की तरफ दौड़ी, लेकिन स्टाफ ने उसे वहीं रोक लिया।
तब स्क्रीन पर उसका एक वॉइस मैसेज चलने लगा। वो बेवकूफ घर मॉर्गेज कर चुका है। 7 नहीं, लगभग 1 मिलियन युआन हमारे हाथ में आ चुके हैं। जैसे ही डाइवोर्स फाइनल होगा, मैं उसके सामने सब सच बोल दूंगी। ये सुनते ही मैंने वीडियो बंद कर दिया। फिर हॉल में बैठे हर इंसान की तरफ देखकर बोला, मैं आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। ये हैं शाओ यू, मेरी वाइफ, और डायरेक्टर चेन, इनका लवर। पिछले 6 महीनों से ये दोनों एक तरफ मेरा पैसा उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ मुझे बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सुनते ही शाओ यू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मैं उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम किसी मजबूत सहारे पर चढ़ गई हो? चेन आन ने कंपनी के 2.15 मिलियन युआन चुराए हैं और मकाओ कसिनो का 3 मिलियन युआन का कर्ज भी उसके सर पर है। उसके ससुराल वाले उस पर केस कर चुके हैं और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो अगले 10 साल वो सीधा जेल में बिताएगा। शाओ यू जोर से चीखी, नहीं, ये सब झूठ है। मैं बस शांत खड़ा रहा और धीरे से अपनी अगली फाइल बाहर निकाली। मैं धीरे से अपनी पॉकेट से डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल निकाला और एक एक करके सबके सामने दिखाने लगा। ये उसके बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये मकाओ कैसीनो का आईओयू है और ये कोर्ट का समन्स नोटिस है। फिर मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, क्या जरूरत है कि मैं ये सब जोर जोर से पढ़कर भी सुनाऊं? ये देखते ही श्याओ यू के पैरों से ताकत निकल रही। वो सीधा स्टेज पर गिर पड़ी। उसके बड़े ध्यान से बनाए हुए बाल बिखर चुके थे। मेकअप आंसुओं के साथ पूरी तरह बह चुका था। उसका चमकता हुआ सिल्वर गाउन मिट्टी से भर गया था। उस वक्त वो किसी बेघर और बेसहारा इंसान से भी ज्यादा टूट चुकी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। सीधा स्टेज से नीचे उतर गया और बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गया। मेरे पीछे उसके पेरेंट्स की चीखें सुनाई दे रही थी, उसके भाई की गालियां और हॉल में बैठे लोगों की फुसक फुसकी और मजाक। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने गहरी सांस ली, कार में बैठा और दरवाजा बंद कर दिया। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा। श्याओ यू के कॉल्स, उसके पेरेंट्स के कॉल्स, उसके भाई के कॉल्स, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। कुछ ही देर बाद दिलियू का वीचैट मैसेज आया, पुलिस ने ऑफिशियली केस रजिस्टर कर लिया है। चेन अन को क्रिमिनल चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया है और कल सुबह डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। मैंने सिर्फ एक रिप्लाई भेजा, रिसीव्ड। उसके बाद मैंने कार स्टार्ट की और अंधेरी रात में आगे बढ़ गया। रियर व्यू मिरर में होटल अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर का हंगामा अभी भी चल रहा था, लेकिन मेरी नजर में सब कुछ खत्म हो चुका था। अगली सुबह केस के कंप्लेंटिंग होने की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ली का चेहरा काफी सीरियस था। वो बोले, मिस्टर जोंग, आपके दिए हुए एविडेंस इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन अन ने कंपनी के फंड्स की चोरी, फेक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और आपसे 1 मिलियन युआन का फ्रॉड करना सब कबूल कर लिया है। फिर ऑफिसर ली ने मेरी तरफ देखकर कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कन्फेस किया है कि श्याओ यू को शुरू से इस पूरे फ्रॉड का पता था और वो बार बार उसे जल्दी से प्लान कंप्लीट करने के लिए कह रही थी। इस हिसाब से वो भी इस पूरी साजिश की मैं प्लानर्स में से एक मानी जा सकती है। मैं शांत आवाज में बोला, उसने मेरी मोहब्बत और मेरे भरोसे का इस्तेमाल किया। हमारे घर और मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पने की प्लानिंग की और मेरे सामने उस फेक प्रोजेक्ट की इतनी तारीफ करती रही ताकि मैं बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लूं। मैंने पुलिस को अपने सारे एडिशनल एविडेंस भी दे दिए। उनमें वी चैट्स थी जहां
श्याओ यू बार बार चेन अन को मुझे जल्दी से स्कैम करने के लिए कह रही थी। डैश कैम फुटेज था जिससे साबित होता था कि ओवर टाइम का बहाना बनाकर वो चेन अन के साथ डेट्स पर जाती थी। और उसके फैमिली की वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी जहां वो लोग मुझसे 2,60,000 युआन निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। ऑफिसर ली ने सब डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखे। उनकी भाइयां सिकुड़ गईं। वो बोले, ये केस बहुत सीरियस है। सिर्फ इकोनॉमिक क्राइम नहीं, इसमें मैरिटल एसेट्स का इशू भी जुड़ा हुआ है। हम इस केस को कानून के हिसाब से पूरी सख्ती के साथ हैंडल करेंगे। फिर उन्होंने एक और बात कही, आपके 1 मिलियन युआन के बारे में, क्योंकि पैसा कंपनी अकाउंट में गया था और उसका कुछ हिस्सा पहले ही दूसरे कर्ज चुकाने में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। मैं धीरे से बोला, पैसे बाद में भी वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात चाहिए, इन दोनों को उनके किए की सख्त से सख्त सजा मिले। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मैंने देखा श्याओ यू के पेरेंट्स और उसका भाई पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। तीनों की आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्से और घबराहट का मिला-जुला असर था। उसके फादर चीखते हुए बोले, ज़ांग हाओ, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? श्याओ यू तेरी बीवी है। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा, पुलिस को बोल दो ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज मेरी बेटी को छुड़वा दो। उसका भाई भी बोल पड़ा, जीजू, वो 2,07,000 युआन भी वापस नहीं मांगेंगे। बस मेरी दीदी को बाहर निकलवा दो। मैं उन तीनों को ठंडी नजर से देखते हुए बोला, श्याओ यो को बर्बाद मैंने नहीं, उसने खुद किया है। और वैसे भी 207,000 युआन का IOU अभी भी मेरे पास है। सब कुछ लिखित में है। वो पैसा तुम्हें हर हाल में वापस करना होगा। और श्याओ यू, उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉड का केस है। अब उसका फैसला सिर्फ कोर्ट करेगा। ये सुनते उसकी मां चीख उठी, क्या तुम हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? एक दिन की शादी भी पूरी जिंदगी का रिश्ता होती है। तुम इतने पत्थर दिल कैसे बन गए? मैं उनकी आंखों में देखकर बोला, जब वो किसी और आदमी की बाहों में थी, मेरा घर, मेरी मेहनत की कमाई, सब कुछ चुराने की प्लानिंग कर रही थी, तब क्या उसने एक पल के लिए भी पति होने का फर्ज निभाया था? और जब तुम सब मिलकर मुझे निचोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तब क्या एक बार भी सोचा था कि एक दिन हिसाब देना पड़ेगा? मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में श्याओयू की मां की आवाज गूंज उठी, हमारी श्याओयू कितनी लकी है जो उसकी शादी तुमसे हुई। उसके तुरंत बाद पैसे मिलने पर श्याओ बिंग की खुशी भरी हंसी भी सुनाई दी। रिकॉर्डिंग सुनते ही तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं, बस घर का दरवाजा खोला, अंदर गया और लॉक कर दिया। बाहर से काफी देर तक रोना, दरवाजा पीटना और चीखने की आवाजें आती रहीं। लगभग 10 मिनट बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ दिन बाद डेलिया ने डिवोर्स पिटीशन मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें साफ साफ लिखा था, मैरिज के दौरान वाइफ ने किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप रखा और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस में भी शामिल पाई गई है। ये सीवियर मैरिटल फॉल्ट माना जाता है। इसलिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि तुरंत डिवोर्स ग्रांट किया जाए। फीमेल पार्टी को बिना किसी प्रॉपर्टी या एसेट से अलग किया जाता है। फीमेल पार्टी को मेल पार्टी को इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए 2 लाख युआन कॉम्पनसेशन देना होगा और फीमेल पार्टी के फैमिली को लिए हुए 2,60,000 युआन इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। डेलिया ने फाइल बंद करते हुए कहा, एविडेंस बिल्कुल सॉलिड है, फैक्ट्स भी पूरी तरह क्लियर हैं और क्योंकि श्याओयू अभी क्रिमिनल कस्टडी में है, इसलिए कोर्ट के हमारे फेवर में डिसीजन देने के चांसेस 90% से भी ज्यादा है और उसके फैमिली से 2,60,000 युआन वसूल करना भी मुश्किल नहीं होगा। अगर वो पैसे नहीं देते
तो हम सीधा कोर्ट से रिकवरी ऑर्डर भी निकलवा सकते हैं। वैसे भी इस वक्त उनकी पूरी फैमिली की हालत खराब है। शाओ यू को जेल हो सकती है और चेनैन खुद अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी में जो कुछ हुआ था उसे वहां मौजूद कई लोगों ने अपने फोन्स में रिकॉर्ड कर लिया था। थोड़ी ही देर में वो वीडियोस लोकल सोशल मीडिया और फ्रेंड सर्कल्स में वायरल हो गईं। एक टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। ब्यूटीफुल असिस्टेंट और डायरेक्टर ने मिलकर हस्बैंड को स्कैम किया। और एक और टाइटल था, इस साल का सबसे ब्रूटल रिवेंज। ये हैशटैग्स लगातार ट्रेंड करते रहे। अच्छी बात यह थी, ज्यादातर लोगों ने मेरी प्राइवेसी के लिए मेरा चेहरा ब्लर कर दिया था। लेकिन शाओयू और चैन आन के चेहरे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। शाओयू के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स, जहां वो अपनी लग्जरी लाइफ और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिखाया करती थी, लोगों के कमेंट्स से भर गए। उसके एनिवर्सरी पार्टी वाले ड्रेस के लेटेस्ट पोस्ट पर ही हजारों लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। कई लोगों ने उसके पुराने पोस्ट भी निकाल लिए, जहां वो इनडायरेक्टली कंप्लेन करती थी कि उसने गलत आदमी से शादी कर ली, और उन पोस्ट्स को उसकी असली लग्जरी लाइफ के साथ कंपेयर करके उसकी हाइपोक्रेसी सबके सामने ला दी। उधर चेनैन की एनिमे कंपनी ने भी तुरंत ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसमें लिखा था, चेनैन का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत इफेक्ट से टर्मिनेट किया जाता है और कंपनी का उसके पर्सनल क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कंपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन करेगी। शायुआन के फैमिली बिजनेस ने भी अलग से स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो चैन आन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ जारी रखेंगे। कुछ दिन बाद अपने लॉयर के थ्रू मुझे कस्टडी में शाओ यू से मिलने की परमिशन मिल गई। जब मैंने उसे देखा, उसने जेल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। चेहरा मुरझा चुका था। आंखों में पहले वाली चमक बिल्कुल गायब थी। वो धीरे से बोली, शांगहाओ, क्या तुम मुझे देखकर हंसने आए हो? मैं शांत आवाज में बोला, मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया हूं। डाइवोर्स पेपर्स कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्टा तुम्हें मुझे 2 लाख युआन इमोशनल डिस्ट्रेस कॉम्पनसेशन देनी होगी, और तुम्हारे फैमिली को 2,07,000 युआन इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे। वो आंखों में आंसू लेकर बोली, क्या तुम इतने बेरहम बन गए हो? मेरी ये हालत देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला? मुझे शायद जेल भी हो जाए। मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, जेल जाना तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। जिस दिन तुमने धोखा देना और फ्रॉड करना चुना था, उसी दिन तुमने ये अंजाम भी चुन लिया था। अचानक वो जोर से रो पड़ी। उसने जेल की लोहे की सलाखें पकड़ ली और चीख कर बोली, सब चेन आन की वजह से हुआ। उसने मुझे मजबूर किया। उसने कहा था, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी जॉब खत्म कर देगा। मैं भी एक विक्टिम हूं। मैं ठंडे लहजे में बोला, सच? तुम्हारी वीचैट चैट्स में तुम उसे डार्लिंग कहकर बुलाती थी। तुम दोनों मिलकर मेरा पैसा लूटने की प्लानिंग करते थे और उसके डिवोर्स के बाद साथ भागने के सपने देखते थे। उस वक्त तो मुझे कहीं भी मजबूरी नजर नहीं आई। वो फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज जांग हाओ, हमारे पुराने प्यार की कसम, केस वापस ले लो। मुझसे गलती हो गई। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मैं बाहर आ गई तो मैं दोबारा कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं एक अच्छी वाइफ बनकर रहूंगी। प्लीज। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन मेरी नजर में ये आंसू भी उसके उन पुराने झूठे नताकों जैसे ही थे, जिनसे वो हमेशा अपना मतलब निकलती थी। मैं सिर्फ इतना बोला, हमारे बीच प्यार बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। ये कहकर मैं वहां से चला गया। कुछ वक्त बाद हमारे डिवोर्स केस की हियरिंग शुरू हुई। क्योंकि श्याओ यू क्रिमिनल कस्टडी में थी, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोर्ट में प्रेजेंट हुई। उसके पेरेंट्स गैलरी में बैठे थे।
सबके चेहरे पर उदासी और परेशानी साफ दिख रही थी। कोर्ट में मेरे लॉयर डेलियो ने एक एक करके सारे एविडेंस जज के सामने रखे। अफेयर के प्रूफ, फ्रॉड के प्रूफ और एसेट्स छुपाने की साजिश के सबूत। दूसरी तरफ श्याओ यू के लॉयर के पास कहने को ज्यादा कुछ था ही नहीं। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोलते रहे। फीमेल पार्टी जवान और अनुभवी थी, उसे दूसरों ने मैनिपुलेट किया। जज ने सीधा श्याओ यू से पूछा, क्या तुम डिवोर्स के लिए राजी हो? वीडियो स्क्रीन के उस पार वो काफी देर तक चुप रही, फिर रोते हुए धीरे से सिर्फ एक शब्द बोली, अग्री। दोनों तरफ की फाइनल आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद जज ने आधे घंटे के लिए ब्रेक अनाउंस किया। लगभग 30 मिनट बाद कोर्ट दोबारा बैठी। प्रिसाइडिंग जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। सबूतों और रिकॉर्ड्स की जांच के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि डिफेंडेंट श्याओ यू ने मैरिज के दौरान किसी दूसरे आदमी के साथ इलीट रिलेशनशिप रखा और उस आदमी के साथ मिलकर प्लेंटिफ की बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी और एसेट्स को फ्रॉड के जरिए हड़पने की साजिश भी रची। इन दोनों के एक्शंस ने मैरिज रिलेशनशिप को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने हस्बैंड और वाइफ के बीच होने वाले म्यूचुअल ट्रस्ट और लॉयल्टी के कानूनी फर्ज का उल्लंघन किया है। इसलिए कोर्ट डिफेंडेंट जियाओ यू को सीरियस फॉल्ट का दोषी मानता है। जज ने फैसला पढ़ना जारी रखा। पहला, प्लेंटिफ जांग हाओ और डिफेंडेंट श्याओ यू के बीच डिवोर्स को मंजूरी दी जाती है। दूसरा, मैरिज के दौरान बने सारे जॉइंट एसेट्स में से डिफेंडेंट के पर्सनल सामान को छोड़कर बाकी सारी प्रॉपर्टी, इस केस वाला घर, गाड़ी और सेविंग्स, सब प्लेंटिफ जांग हाओ को दिए जाते हैं। तीसरा, डिफेंडेंट जियाओ यू को इस जजमेंट के इफेक्टिव होने के 30 दिन के अंदर प्लेंटिफ जांग हाओ को इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए 2 लाख युआन कंपनसेशन देना होगा। चौथा, डिफेंडेंट जियाओ यू और उसका परिवार 30 दिन के अंदर लिए हुए 207,000 युआन लीगल इंटरेस्ट के साथ प्लेंटिफ जांग हाओ को वापस करेगा। जज ने हथौड़ा बजाया और उसी पाल वीडियो स्क्रीन पर जियाओ यू जोर जोर से रोने लगी। गैलरी में बैठी उसकी मां वही बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं बिल्कुल शांत था। मैंने अपनी फाइल्स समेटी और दिलियू से हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया। उधर चेन आन के खिलाफ अलग क्रिमिनल ट्रायल चला। उस पर कंपनी के फंड्स की चोरी, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, गैम्बलिंग और कई दूसरे क्रिमिनल चार्जेस लगे। सू युआन के फैमिली ने उसके खिलाफ टॉप लेवल लॉयर्स हायर किए। एविडेंस इतने ज्यादा थे कि फाइल्स का ढेर लग गया। आखिर में कोर्ट ने चेन आन को कई क्राइम्स का दोषी माना। उसे 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी सारी इल्लीगल कमाई भी जब्त कर ली गई। श्याओ यू को फ्रॉड में अकम्प्लिस माना गया, लेकिन चूंकि उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेशन किया और उसकी इन्वॉल्वमेंट चेन आन से कम थी, इसलिए उसे 3 साल की सजा दी गई, जो 4 साल के सस्पेंडेड सेंटेंस के साथ थी। मतलब उसे तुरंत जेल नहीं जाना था, लेकिन उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड हमेशा के लिए लग गया। और चेन आन के फ्रॉड केस की सिविल कंपनसेशन की जिम्मेदारी भी उसके सर आ गई। यानी उसकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते ही निकलने वाली थी। मैंने वो घर बेच दिया जहां हर दीवार मुझे धोखे की याद दिलती थी। एक शांत कॉलोनी में मैंने एक छोटा सा पुराना अपार्टमेंट खरीदा। उसे सिंपल तरीके से रिनोवेट करवाया ताकि घर साफ, रोशन और सुकून भरा लगे। ऑफिसर वांग ली की मदद से चेन आन ने जो पैसा छुपा कर रखा था, उसमें से लगभग 4 लाख युआन रिकवर हो गए। हालांकि मैंने अपने बहुत पैसे खो दिए थे, लेकिन घर की पूरी ओनरशिप दोबारा मेरे पास आ गई और जियाओ यू के फैमिली से लिए हुए 2,07,000 युआन भी कोर्ट के रिकवरी ऑर्डर के थ्रू धीरे धीरे मेरे अकाउंट में आने लगे।
आखिरकार मेरी जिंदगी फिर से मजबूत बुनियाद पर खड़ी हो गई। मैं अपने पेरेंट्स को भी कुछ वक्त के लिए अपने साथ ले आया। माँ चुपके से आंसू पोंछती थी। पापा बस मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते, बेटा, अब सिर्फ आगे देख। एक दिन मैं सुपरमार्केट से शॉपिंग करके निकल रहा था। तभी रोड के कोने पर मुझे श्याओ यू नजर आई। उसने एक सस्ती सी पफर जैकेट पहनी हुई थी। चेहरा बिल्कुल बेजान लग रहा था। ठंडी हवा में वो लोगों को जिम के फ्लायर्स बांट रही थी। बार बार अपने पैर पटक रही थी और हाथों पर फूंक मारकर उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रही थी। उसने भी मुझे देख लिया। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर जम सा गया। फिर उसने तुरंत नजरें झुका ली और वहां से मुड़कर चलने लगी। मैं धीरे से बोला, रुको। मैं उसके पास गया, लेकिन वो मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वो धीरे से बोली, मैं पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। कोर्ट मेरी सैलरी का हिस्सा काट रहा है। मैं अलग अलग छोटे काम करके पैसे जोड़ रही हूं। मैं शांत आवाज में बोला, मैं यहां पैसे मांगने नहीं आया। मैंने सुना तुम्हारी माँ बीमार है। वो धीरे से बोली, पापा और श्याओ बिंग दोनों हमें छोड़कर चले गए। हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज्यादा है। मैंने अपनी वॉलेट से 2,000 युआन निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये इमरजेंसी के लिए रख लो। आज के बाद हमारे बीच कोई हिसाब बाकी नहीं है। मुझसे दोबारा कभी कांटेक्ट मत करना और मेरी जिंदगी में कभी वापस मत आना। ये दया नहीं थी, ये सिर्फ हमारे रिश्ते का आखिरी विदाई का पल था। उसने पैसे नहीं लिए, बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। पहली बार मुझे उसकी आंखों में सच्चा पछतावा नजर आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पैसे पास के न्यूज़पेपर स्टैंड पर रख दिए और बिना पीछे देखे चल दिया। काफी दूर जाकर जब मैंने मुड़कर देखा, वो अब भी वही खड़ी थी, बिल्कुल उस टूटी हुई गुड़िया की तरह जिसे बर्फ में अकेला छोड़ दिया गया हो। कुछ समय बाद मैंने एक और बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली। अपनी टेक्निकल स्किल्स और शांत सोच की वजह से मैं जल्दी ही वहां अपनी पहचान बना ली। कभी कभी कलीग्स मेरे पास्ट के बारे में पूछते। मैं बस हल्का सा मुस्कुराकर कहता, वो सब अब बीत चुका है। मैंने एक बिल्ली भी पाल ली। फ्री टाइम में बुक्स पढ़ता, वर्कआउट करता और कुकिंग भी सीख ली। मेरी जिंदगी बिल्कुल शांत हो गई थी, लेकिन उस सुकून में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई इंसान बहुत बड़ी तबाही से बचकर नई जिंदगी जीना सीख गया हो। एक दिन एक पुराने दोस्त से पता चला, श्याओ यू के फादर को स्ट्रोक आ गया था और उनके शरीर का आधा हिस्सा लकवे से प्रभावित हो गया। उसका भाई श्याओ बिंग हाई इंटरेस्ट ऑनलाइन लोन्स लेकर भाग गया। अब श्याओ यू को एक साथ कई जॉब्स करनी पड़ रही थी। एक तरफ कभी खत्म न होने वाला कर्ज, दूसरी तरफ बीमार पेरेंट्स की जिम्मेदारी। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। और चैनान जेल में भी चैन से नहीं था। सुना था अपनी पुरानी औकात और घमंड की वजह से उसने बहुत दुश्मन बना लिए थे, इसलिए जेल के अंदर भी उसे अक्सर दूसरे कैदियों से परेशानी उठानी पड़ती थी। एक दिन मैं एजी को कॉफी पिलाने ले गया। उन मुश्किल दिनों में मेरी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। बातें करते करते वो हंसकर बोले, सच कहूं, उस वक्त तुम बहुत ही रूथलेस थे और इतने प्रेशर में भी इतने काम कैसे रहे। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये रूथलेसनेस नहीं थी, बस मुझे जिंदगी की एक सिंपल सी बात समझ आ गई थी। बुराई पर रहम करना अच्छे लोगों के साथ जुल्म करने जैसा होता है। मैंने किसी से बदला नहीं लिया, बस अपनी वो जिंदगी वापस ले ली जो हमेशा से मेरी थी। खिड़की के बाहर तेज धूप चमक रही थी। सड़कों पर भीड़ थी। हर इंसान अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, कोई रोशनी की तरफ, कोई अंधेरे की तरफ। मेरी कहानी एक धोखे से शुरू हुई थी और एक फैसले पर खत्म हुई, लेकिन असल में वो फैसला सिर्फ श्याओ यू और चैन आन के लिए नहीं था।
वो उस पुराने जैंग हाओ के लिए भी था, जो अंधा भरोसा करता था, जो कमजोर था और जिसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर लेता था। अब वो मुकदमा खत्म हो चुका था, सजा भी मिल चुकी थी, और सबसे जरूरी बात, मैं अपने ही दिल की उस कायद से आजाद हो चुका था। आखिरकार मैंने सच में एक नई जिंदगी शुरू कर दी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी बेपसंद आए है तो लाइक कर हाइप जरूर करा। इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।